नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मुंबई के मशहूर जुहू बीच पर हूं। ग्रीन मुंबई, क्लीन मुंबई की तस्वीरें भी चली शुरुआत में आपको दिखा देते हैं। मुंबई का ये मशहूर जुहू बीच, जो कि कोविड में लॉकडाउन के दौरान आपने बेहद सुंदर तस्वीरें देखी होंगी। बिल्कुल साफ बीच आपको नजर आया होगा, लेकिन जैसे ही लोगों की संख्या अब बीचों के आसपास या बीच पर बढ़ने लगी है, तो आप देखें जहां तक आप नजरें फेरेंगे वहां तक आपको कचरा ही कचरा दिखेगा। और जो प्लास्टिक शहर में बैन है वो आपको यहाँ पर बीच पर वो चीज़ पड़ी हुई आपको दिख जाएगी। जहां पर भी आप नजर फेरें कुछ ऐसी ही तस्वीरें हैं। किस तरह से मुंबई साफ नजर आ रही है, इन्हीं तस्वीरों के साथ शो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। 2012 में दिल्ली के छावला इलाके में 19 साल की एक लड़की की गैंगरेप के बाद हत्या का जो मामला था, उसमें तीनों दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश सुनाया है। इन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें रिहा करने का फैसला सुनाया है, जिसके बाद जो पीड़ित परिवार है उनका कहना है कि वो बेहद आहत हैं। उन्हें इस तरह के फैसले की सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद नहीं थी। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर खड़े माता पिता अब निराश और हताश हैं। उन्हें कोर्ट के फैसले से गहरा धक्का लगा है। कोर्ट ने इनकी 19 साल की लड़की के अपहरण, उसके साथ गैंगरेप और निर्मम हत्या के मामले में मौत की सजा पाने वाले तीनों दोषियों को बरी कर दिया है। जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने फैसला सुनाया। ये तो बहुत बड़ा धक्का है जी। ऐसा है कि यहाँ पर हम न्याय के लिए आए थे और पूरा विश्वास था कि हमें आज न्याय मिलेगा। हमें हमारे जो है लड़की के जो दुश्मन है उनको फांसी के ऑर्डर मिलेगा, लेकिन ये तो न्यायालय ने जो है कि ठीक नहीं किया। हम तो पहले ही मतलब 12 साल पहले से टूट रहे हैं, लेकिन आज तो बिल्कुल ही मतलब कि इतना बुरा है कि मतलब जो भी आ रहा है वो सब कानून व्यवस्था पे आ रहा है कि कानून व्यवस्था अंधा कानून है। क्या आपने हार मान ली है या इस लड़ाई को आगे जारी रखेंगे? अभी आगे जारी रखेंगे। अच्छा। साथ विमर्श करे कोर्ट भी, जज भी। अच्छा। कि क्या हो रहा है, क्या नहीं, कहाँ पे गलती हो गई, चूक हो गई जो फाइल पढ़ने में, कि जो जजों ने उनको मतलब 2 कोर्ट से फांसी का ऑर्डर आ गया, तीसरे कोर्ट में कहाँ धोखा खा गए। 7 अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने तीनों दोषियों की मौत पर फैसला सुरक्षित रखा था। सुप्रीम कोर्ट को तय करना था कि तीनों की मौत की सजा बरकरार रखी जाए या नहीं। दिल्ली पुलिस ने मौत की सजा कम करने की अर्जी का विरोध किया था। पुलिस की ओर से एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि ये अपराध सिर्फ पीड़िता के साथ नहीं बल्कि पूरे समाज के साथ हुआ है। दोषियों को कोई रियायत नहीं दी जा सकती क्योंकि उन्होंने वहशियाना अपराध किया है। दलील दी गई कि ऐसा अपराध है जिसके कारण माता पिता बेटियों को सांझ ढले घर के बाहर नहीं रहने देते। दोषियों ने न केवल युवती से सामूहिक बलात्कार किया बल्कि उसके मृत शरीर का भी अपमान किया। वहीं तीनों दोषियों की ओर से अदालत में कम सजा की मांग की गई थी। दिल्ली के छावला इलाके में रहने वाली 19 साल की लड़की 9 फरवरी 2012 को उस वक्त घर के पास से अगवा कर ली गई जब वो काम से वापस लौट रही थी। बाद में पीड़िता का शत विक्षत शरीर हरियाणा के रेवाड़ी में एक खेत में मिला था। उस पर कार के औजारों और अन्य चीजों से बेदर्दी से हमला किया गया था। उसकी गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई और शव को जलाने की कोशिश की गई थी। इस मामले में मृतक लड़की के पड़ोसी रवि, राहुल और विनोद को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने फरवरी 2014 में तीनों को बलात्कार और हत्या के लिए दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई थी। 26 अगस्त 2014 को दिल्ली हाई कोर्ट ने भी मौत की सजा की पुष्टि करते हुए कहा कि वे शिकारी थे जो सड़कों पर घूम रहे थे और शिकार की तलाश में थे। तीनों दोषियों ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। पहले तो मुझे यही आश्चर्य है कि एक फीमेल जज के मुंह से हमने फैसला सुना, और जब इससे पहले वाले जो मामले में सब जजेस ने 15-15 मिनट तक अपने पूरे जजेस के आधार दिए, फैसले के आधार, इसमें 2 सेकंड या 5 सेकंड भी नहीं लगे। उनने कहा
हाई कोर्ट और निचली अदालत के रद्द किए जाते हैं और दे आर सेट फ्री, माने ये आज़ाद है। मैं तो आश्चर्यचकित हुई कि मैंने सही सुना है कि नहीं। एटलीस्ट आधार देते, थोड़ा संतुष्टि होती। हाँ, जो आधार है वो आएंगे, हर फैसले में होते हैं। जैसे हमें डिटेल फैसला मिलता है हम रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे। पीड़ित परिवार को डर है कि कहीं आरोपी जेल से छूटने के बाद उन पर हमला न कर दें। हालांकि एनडीटीवी को पहले दिए गए एक इंटरव्यू में चीफ जस्टिस यूयू ललित ने कहा था कि फैसले भावनाओं के आधार पर नहीं, तथ्यों के आधार पर होते हैं। अभी आपने इमोशंस और फैक्ट्स की बात जो बोली ना, तो ये जो है हमेशा हमारे सामने जो आते हैं वो हम फैक्ट्स के तौर पे ही देखते हैं। उसके पीछे वाला जो रुख है ना कम्युनिटी, हाँ, जो इमोशंस है या कम्युनिटी है या किसी का कास्ट है, क्रीड है या उसका स्टेशन इन लाइफ है, दैट बिकम्स कंप्लीटली इमटेरियल। पिछले 10 सालों में पीड़ित परिवार ने इंसाफ के लिए तरह तरह की परेशानियां झेली। यहां तक कि पीड़ित परिवार ये बार बार कहता रहा कि लोअर कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोषी उन्हें लगातार धमकियां देते रहे। जब लोअर कोर्ट ने दोषियों को मौत की सजा सुनाई तब दोषी हंस रहे थे। लेकिन ये मामले का एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि पुलिस की जांच में जरूर कुछ खामियां होंगी, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की सज़ा कम करना तो दूर, उन्हें बरी कर दिया। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन और अपने सहयोगी आशीष भार्गव के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। बीजेपी कहती है कि उसकी नोटबंदी और जीएसटी जैसी योजनाएं सफल रही क्योंकि लोगों ने एक बार फिर से उन्हें वोट देकर जिताया है। सेना में अग्निवीर योजना लाने के बाद हिमाचल पहला राज्य है जहां पर चुनाव है। अब ऐसे में हिमाचल में जो युवा हैं जो सेना में भर्ती के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्या उनमें अग्निवीर योजना चुनाव के लिए एक मुद्दा है? दिखाते हैं आपको स्पेशल रिपोर्ट। 19 साल के सनम ठाकुर हमीरपुर में रहते हैं। रोज सुबह कड़कड़ाती ठंड में सेना में भर्ती की तैयारी के लिए 15 किलोमीटर दौड़ लगाते हैं। कहते हैं सेना की वर्दी इनका सपना है, लेकिन दिल में दर्द भी है कि अग्निवीर योजना की वजह से उन्हें सिर्फ 4 साल के लिए सेना में सेवा का मौका मिलेगा। सनम ठाकुर इस बार पहली बार वोट डालेंगे, लेकिन अग्निवीर योजना की वजह से बीजेपी से बेहद नाराज हैं। बहुत हद तक है हमारे अंदर कि 4 सालों के लिए कर दिया है। इसका कुछ तो मतलब बच्चे करेंगे ही करेंगे सर। मतलब सरकार बदली भी जा सकती है और नहीं भी, अब क्या हो सकता है। आपको लगता है कि वोट के जरिए सरकार बदल भी सकते हैं? अग्निवीर योजना को लेकर लोगों के जहन में, युवाओं के जहन में थोड़ी सी नाराजगी सर? थोड़ी नहीं, बहुत है सर, बहुत है। 4 साल से 4 साल होते गया है, 4 सालों का तो पता ही नहीं चलता है। सिर्फ सनम ही नहीं, यहाँ सेना की तैयारी कर रहे ज्यादातर नौजवान अग्निवीर योजना को लेकर वोट से चोट देने की तैयारी कर रहे हैं। यही गांव है आपका हमीरपुर में? हाँ। सुबह तैयारी करते हो, रोज मेहनत करते हो? हाँ। मैं तो 3 टाइम आता हूँ ना। 3 टाइम आते हो? हाँ। क्या सपने हैं? सेना में जाना है? हाँ, सेना में जाना है। चुनाव में जब वोट डालने जाओगे क्या रहेगा जहन में? अग्निवीर योजना को लेकर कुछ नाराजगी है? सोच के जाओगे वोट डालने के लिए? हाँ, बहुत नाराजगी है सर। बहुत गलत हुआ सर इतना। बहुत गलत हो। वोट के जरिए आपके घर वाले क्या करेंगे, आप क्या करेंगे? विरुद्ध है सर पूरे। इस बार थोड़ा सोचा है कि मतलब अग्निवीर वाला जो सिस्टम किया वो अच्छा नहीं लग रहा, तो सरकार थोड़ी चेंज होनी चाहिए इस बार। चेंज होनी चाहिए इस बार, ये लगता है आपको? बिल्कुल। कांग्रेस भी युवाओं की नाराजगी को भांप रही है। यही वजह है कि प्रियंका गांधी अपनी हर रैली में अग्निवीर योजना को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। अग्निवीर को देखिए कैसा स्कीम है, आप जानते होंगे। आप माताएं अपने बेटों को भेजते हैं सरहद पे देश की रखवाली करने के लिए, और ये लोग क्या कर रहे हैं? सेना को ठेके पे दे रहे हैं। कह रहे हैं कि सेना की जो भर्ती है वो भी ठेके पे होगी। 4 साल बाद 75% लड़के वापस आ जाएंगे। फिर क्या करेंगे? किसी के ऑफिस में काम करेंगे, कहीं नौकरी ढूंढते हुए भटकेंगे। बीजेपी युवाओं का असंतोष समझती है। शायद यही वजह है कि हिमाचल के चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर या दूसरे बड़े नेता अग्निवीर योजना की बात ही नहीं कर रहे। प्रियंका गांधी का हिमाचल में स्वागत है, लेकिन वो हिमाचल में सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आए हैं।
वो एक पॉलिटिकल टूरिस्ट की तरह आते हैं। उनको जो जमीन की हकीकत है, ग्राउंड की रियलिटी है, उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। अग्निवीर प्रदेश के युवाओं को सही डायरेक्शन देने के लिए एक बहुत ही अच्छी स्कीम है, लेकिन कांग्रेस को आज बिल्कुल बैंकरप्ट एक पार्टी हो चुकी है, क्योंकि उनको ना नियत है किसी प्रदेश को सही डायरेक्शन में ले जाने की, ना देश को आगे ले जाने में। आज वो सिर्फ गुमराह करने की राजनीति करते हैं। हिमाचल में न आईटी कंपनियां हैं न बहुत बड़े उद्योग। यही वजह है कि युवा नाराज हैं, पर फिर भी 4 साल के लिए ही सही सेना में भर्ती होना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ रोजगार के दूसरे विकल्प ना के बराबर है। चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा या अमित शाह, कश्मीर से 370 हटाने से लेकर राम मंदिर निर्माण तक चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें इन चीजों को लेकर के वोट दीजिए, लेकिन अग्निवीर योजना को लेकर के शांत हैं। इतनी बड़ी अग्निवीर योजना, इतना प्रचार प्रसार। बीजेपी कहती है कि नोटबंदी सफल रही क्योंकि लोगों ने यूपी चुनाव जिताया, फिर 2019 का लोकसभा चुनाव जिताया। तो अगर यहाँ के युवा अग्निवीर स्कीम पर वोट देते हैं, बीजेपी हिमाचल में जीतती है, तो ठप्पा लग जाएगा कि अग्निवीर स्कीम स्वीकार कर ली युवाओं ने। अगर बीजेपी हार जाती है तो अग्निवीर योजना पर एक बड़ा सवाल भी लगेगा, क्योंकि लोकतंत्र में कोई स्कीम पसंद आई या ना पसंद आई, जनता वोटों से तय करती है। प्रदर्शन करने पर देखा कि अग्निवीर स्कीम में लोगों पर मुकदमे हो गए, बच्चों पर। सहयोगी अशोक माले के साथ हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में ऑनर किलिंग का एक मामला सामने आया है। पत्नी के परिजनों ने 23 साल के एक व्यक्ति की कथित तौर पर कुल्हाड़ी से वार करके हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि 2 साल पहले युवक ने प्रेम विवाह किया था, उसके बाद गांव छोड़कर चला गया था। देखिए रिपोर्ट। शिवपुरी के मछावली गांव में हर तरफ पुलिस का पहरा है। 23 साल के धीरू जाटव ने सुरेश जाटव की बेटी से प्रेम विवाह किया था। परिवार की नाराजगी के बीच धीरू और छाया अहमदाबाद चले गए। एक बेटी हुई, उसको लेकर दीपावली पर घर वालों से मिलने आए, लेकिन ससुराल वालों ने पिता के सामने ही कथित तौर पर उसकी हत्या कर दी। 6-7 लोग थे जी, बस आसमान कर लगे, कुल्हाड़ी और बंदूक के बटों से मारा, कुल्हाड़ी मार दे, खत्म हो गया। हमें पता पड़ा, हम लोग सब भाई पशु गए, बच्चे मोह ले गए, पुलिस पहुंच गई, उनके साथ जा गया, उठा के थाने में आए। आरोपी अपने परिवार सहित गांव छोड़कर भाग गए हैं, कुछ गिरफ्तार हो गए हैं, बाकियों की तलाश है। धीरू जाटव से नाराजगी थी कि आरोपियों की, और उसने उसके परिवार की कोई लड़की या नातिन को नहीं मारा है, उन्होंने अपने दामाद है इसके लिए इसके साथ मारपीट करके इसको मारा है। इसमें 7 लोग हमने आरोपी बनाए हैं और पुलिस टीम लगाई है इनको पकड़ने में। अभी मेन आरोपी एक सुरेश जो है, जिसकी लड़की से इसने शादी की थी, और उसको भी हम पकड़ लिया पुलिस ने। एक आरोपी कदम जाटव की 315 बोर की राइफल का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। आरोपियों के मकान पर बुलडोजर चलाने के नोटिस भी चिपका दिए गए हैं। जिस प्रदेश में बेटियां लाडली लक्ष्मी है, वहां पितृसत्ता की सोच इतनी भयावह है कि वो आज भी एक बालिग लड़की को अपना मनपसंद जीवन साथी चुनने नहीं देती। शिवपुरी से अतुल गौड़ और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण देने के केंद्र सरकार के फैसले को वैध ठहराने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किस तरह से राजनीतिक बहस छिड़ गई है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण के प्रावधान को कानूनन वैध ठहराने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत भी हो रहा है और सवाल भी उठ रहे हैं। एक सवाल उठाने वालों में कांग्रेस के नेता उदित राज भी हैं। मैं ईडब्ल्यूएस गरीब सवर्णों के रिजर्वेशन के खिलाफ में नहीं हूँ। मैं सवाल करता हूँ कि 30 साल तक जो स्टैंड सुप्रीम कोर्ट था, आज अचानक बदल कैसे गया जो सवर्णों को रिजर्वेशन देने की बात आ गई। अब संविधान की दुहाई दे रहे हैं। 30 साल तक तो इंदिरा साहनी के जजमेंट की दुहाई देते रहे। तो जब SC ST OBC का मैटर आता है तो सुप्रीम कोर्ट कुछ और हो जाता है, जब सवर्णों का मैटर आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट और हो जाता है। उस मानसिकता का मैं मानसिकता के ऊपर सवाल कर रहा हूं। जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए। गॉड नहीं है, देश के लिए अकाउंटेबल है, जनता के लिए अकाउंटेबल है। कांग्रेस पार्टी की सोच गरीब विरोधी है। अगर गरीब व्यक्ति को
उसका अधिकार मिल रहा है और सर्वोच्च न्यायालय देश का, जो हम सबसे बेहतर संविधान का ज्ञाता है, वो एक फैसला देता है तो उस पर सबसे ज्यादा दर्द किसी को होता है तो वो कांग्रेस पार्टी को होता है। नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। पार्टी के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने एनडीटीवी से कहा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में पहली बार बिहार विधानसभा में मुंगेरी लाल कमीशन की रिपोर्ट रखी थी, जिसमें सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के लिए आरक्षण की सिफारिश की गई थी। इसके चलते कर्पूरी ठाकुर की सरकार चली गई थी। इसके 12 साल बाद 1990 में पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने सामान्य वर्ग के कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण देने का ऐलान किया था। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सवर्ण आयोग का गठन किया गया था। इसकी सिफारिश भी आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों को आरक्षण देने की थी। हमें प्रसन्नता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज उस पर मोहर लगाई है और सभी को इसका स्वागत इसलिए करना चाहिए कि अदालतों के फैसले पर टीका टिप्पणी करने के रिवाज कम। जो कुछ लोग अब नए तरीके से आर्थिक आधार पर सभी वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था चाहते हैं, वो मानसिक तौर पर बीमार हैं और पूरी संवैधानिक व्यवस्थाओं को वो बदल करके देश को गृह युद्ध की तरफ ले जाना चाहते हैं। अब एक वर्डिक्ट आया है, लेकिन ये कुछ संभावनाएं छोड़ गया। इंदिरा साहनी जजमेंट या बालाजी, अब वो 50% सीलिंग खत्म हो गई। सरकार को फौरी तौर पर एफर्मेटिव एक्शन के दायरे को विस्तृत करने के लिए जातिगत जनगणना करानी चाहिए और उन आंकड़ों के आधार पर, उन वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर अब जब सीलिंग नहीं है तो आनुपातिक दृष्टिकोण से प्रतिनिधित्व को बढ़ाना चाहिए। सालाना जिनकी आमदनी होगी 8 लाख से कम। अब उदाहरण के रूप में ये लीजिए कि आप मजदूर वर्ग पूरे देश भर में सभी ट्रेड यूनियन मिलकर मांग कर रहे हैं कि मिनिमम जो उनकी तनख्वाह होनी चाहिए वो उसका घोषणा कानूनी तौर पर दिया जाना चाहिए 26,000 हर महीने। ये बनता है आपका 3,12,000 एक साल में। अब आप लिमिट लगाए हो 8 लाख का, यानी जिनको चाहिए इसका फायदा, जिनको मिलना चाहिए, जहाँ तक पहुँचना चाहिए वहाँ तक नहीं जाएगी और जिनके हाथ में साधन है उनके हाथ में ये फायदे पहुंचेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस महत्वपूर्ण फैसले के बाद सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण देने के मसले पर कानूनी बहस भले ही फिलहाल थम गई हो, लेकिन इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीतिक बहस जल्दी खत्म होगी, इसके आसार फिलहाल दिखाई नहीं देते। सुप्रीम कोर्ट से कैमरा पर्सन जेवियर के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली नगर निगम चुनाव घोषित हो गए हैं। ऐसे में बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ने ही प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। किस तरह से चल रहा है ये अभियान, शरद शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। बीजेपी का मतलब सेवा है, सेवक अपना बनाए रखना। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी का कैंपेन सॉन्ग। पिछले नगर निगम चुनाव की तरह इस बार भी दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने ये गीत लिखा और गाया। मोदी का धर्म ही सेवा है, अपना भरोसा बनाए रखना। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की मौजूदगी में बीजेपी नेताओं ने एमसीडी चुनाव के लिए कैंपेन सॉन्ग के साथ प्रचार वाहनों को भी हरी झंडी दिखाई और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। और ये रेवड़ी पॉलिटिक्स करते रहते हैं। जब एक और नजदीक के प्रदेश में जब चुनाव की बात आई, घर की हर महिला को हम ये दे देंगे, वो दे देंगे। आप हमारी भारतीय जनता पार्टी का देखिए। मैंने आदेश जी की जो बात कल मैंने कहीं पढ़ी, इन्होंने कहा जो भी हमारे बहन भाई झुग्गियों में रहते हैं, हम हर एक को घर आवास दिलवा के छोड़ेंगे। आम आदमी पार्टी एमसीडी चुनाव में कूड़े को सबसे बड़ा मुद्दा बना रही है। मंगलवार 8 नवंबर से 20 नवंबर तक पार्टी बूथ स्तर पर कूड़े पर संवाद करेगी और एमसीडी में 15 साल के बीजेपी शासन की नाकामी गिनाएगी। लगभग 13,000 साढ़े 13,000 बूथों के ऊपर एक कैंपेन होगा, जिसमें हम जनता से 5 प्रश्न पूछ रहे हैं कि पहले कि क्या आपकी गली के अंदर सफाई होती है, आपके घर के पास सफाई होती है, मोहल्ले में सफाई होती है, जहां आप काम करने जाते हैं वहां सफाई होती है, आपने कूड़े के पहाड़ देखे हैं नहीं देखे हैं, आपको पता है कि आपकी विधानसभा के अंदर कूड़े के पहाड़ बनने वाले हैं, और 5वां प्रश्न है कि भाई इनको कौन साफ कर सकता है। 15 साल जो एमसीडी में रही भारतीय जनता पार्टी वो जिसका काम था इसे साफ करना, या
जिनको आपने दिल्ली के अंदर सारे काम दिए और जिन्होंने सारे काम करके दिखाए, वो अरविंद केजरीवाल जी। सोमवार से ही दिल्ली में नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। हालांकि अभी किसी भी प्रमुख पार्टी ने अपना कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। एमसीडी चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन की आखिरी तारीख 14 नवंबर है और माना यह जा रहा है कि प्रमुख पॉलिटिकल पार्टियां अपने उम्मीदवारों की घोषणा 14 नवंबर के आसपास ही करेंगी, ताकि अगर पार्टी में कोई बगावत होती है तो बागी उम्मीदवारों को ज्यादा समय ना मिल पाए। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी पवन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र की सियासत में अभी तक मुस्लिम विरोधी रही ठाकरे गुट की शिवसेना बीएमसी चुनावों में क्या मुसलमानों के साथ गहरी पैठ बनाने में जुटी हुई है? ये सवाल इसलिए क्योंकि उन्हें बिना शर्त बीएमसी चुनावों में मराठी मुस्लिम सेवा संघ का समर्थन हासिल है। इस दोस्ती को बीजेपी बता रही है कि ये तुष्टीकरण है और ऐसे में अभियान भी चला रही है। देखिए रिपोर्ट। क्या पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे की शिवसेना मराठी मुसलमानों के वोट पर नजर गड़ाए है? बीजेपी का कहना है कि चुनावों से पहले उद्धव की पार्टी मराठी मुसलमानों को लुभाने की कोशिश कर रही है। बीएमसी चुनाव में भ्रष्टाचार के साथ साथ तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाकर बीजेपी ने जागो मुंबई मुहिम शुरू की है। एक परिवार आणि एक पार्टी सलग 25 वर्ष मुंबई महापालिकेवर एक परिवार और एक पार्टी लगातार 25 साल मुंबई महानगर पालिका की सत्ता में थी, तो अपने किए हुए कामों पर मत मांगो ना। अब उनके हाथों से सत्ता जाने के कगार पर है, तो अब आखिर में रोने का दांव खेलने लगे हैं और इसलिए जाति और धर्म के नाम पर मत मांगने का एजेंडा इनका है। जागो मुंबई मुहिम की सभा हर गली में होगी। मुंबई महानगर पालिका में 12,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का हिसाब हम मांगेंगे। 36 विधानसभेमध्ये होतील, महापालिकेतल्या 12,000 करोडच्या भ्रष्टाचाराचा हिशोब विचारतील। मराठी मुस्लिम सेवा संघ के प्रतिनिधि मंडल ने हाल में ही उद्धव ठाकरे से मुलाकात की और उन्हें बीएमसी चुनावों में समर्थन का आश्वासन दिया। उद्धव की पार्टी के मुखपत्र सामना अखबार में इस समर्थन का जिक्र भी है। बीजेपी के हमले पर उद्धव गुट ने जवाब दिया और सवाल दागा कि आखिर मराठी मुसलमानों से बीजेपी को इतनी चिढ़ क्यों है? आश्चर्य की बात क्या है आशीष जी, ये तो वही मराठी मुसलमान है ना जो पिछले कई वर्षों से महाराष्ट्र और भारत की धरती पर रहते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में आपको पता है ना कितने मुसलमान सैनिक हुआ करते थे, जान की बाजी लगाकर हिंदवी स्वराज के लिए लड़ाई लड़ते थे, महाराज का साथ देते थे। आपकी तरह हम नहीं हैं। आप कहते तो हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन आप मराठी मुसलमानों से इतना चिढ़ते क्यों हैं? जो भारत का सच्चा मुसलमान भारत की अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ना चाहता है, भारत के लिए खून की नदियां बहाने के लिए हमेशा तैयार है, वह सच्चा मराठी मुसलमान भी हिंदू समान ही है, हमारा भाई है वो। यदि वो हमें समर्थन देता है, हम उसके कुछ काम आते हैं, तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? देश के सबसे अमीर नगर निकाय बीएमसी में शिवसेना लगभग 3 दशकों से सत्ता में है। शिवसेना के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट से हाथ मिलाने के बाद अब बीजेपी ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट से बीएमसी की सत्ता छीनना चाहती है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि मराठी मुसलमानों के समर्थन से उद्धव ठाकरे को सियासी तौर पर कितना फायदा होगा। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और देव दीपावली में किस तरह से रोशन हुए वाराणसी के घाट, दिखाएंगे आपको तस्वीरें। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए सिटी सेंटर शो। और अब आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से वाराणसी के घाटों पर देव दीपावली मनाई गई। बनारस के कई घाटों पर विश्वनाथ धाम कॉरिडोर की आकृति भी दिए से बनाई गई थी। इसको देखने के लिए हजारों लाखों की संख्या में लोग बनारस के घाटों पर उमड़े हैं, जो इस अद्भुत नज़ारे को देख रहे हैं, जिसे देव दीपावली यानी कि देवताओं की दीपावली कही जाती है। वाराणसी के पांडे घाट से देव दीपावली की छटा दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी अजय सिंह। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली बनारस में मनाई जाती है
और इस देव दीपावली की छटा कैसी है वो हम अगर आपको दिखाएं तो आप देखिए कि किस तरीके से बनारस के घाटों पर जो है वो दिए जो है वो जगमगा रहे हैं और हर जगह जो है वो दिए शाम होते ही वो दिए जलने शुरू हो गए और वो दिए जो है जगमगा रहे हैं और ये हर जगह जो है वो जो दिए की जो रोशनी है वो आ रही है। लोग आस्था का जो ये पर्व है वो यहाँ नज़र आता है और बनारस का अर्धचंद्राकार जो घाट है वो जो है वो झालरों से और दियों से जगमग हो रहा है। ऊपर अगर बिल्डिंग में झालर लगे हुए हैं, रोशनी है, तो नीचे जो है दिए हैं। और अगर हम इस तरफ दिखाएं तो घाट के उस तरफ जो है वो पूरा घाट के उस तरफ भी जो है बालू में रेत पर भी जो है वो दियों की एक आकृति बनाई गई है जो पूरा जो है दिए हैं। नाव से लोग जो है इसका देव दीपावली देख रहे हैं और इस तरफ भी अगर आप देखेंगे तो सब कुछ जो है आपको दिए से अलग अलग तरीके की अनुकृति दिखाई जाती है। सबसे अद्भुत अगर हम आपको दिखाएं तो ये जो देखिए इस ढलान पर दिए को रोकना और इस ढलान पर दिए को रोक करके इसको जो है बनाना अपने आप में एक मजबूत कला होती है कि किस तरीके से मिट्टी को रोका जाता है दिए को रोक करके। और ये जो बना रहे हैं ये विश्वनाथ धाम है, इसके आकृति जो बनाई जा रही है विश्वनाथ धाम है। यहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद भी है, विश्वनाथ धाम की अनुकृति भी है, नंदी भी बैठे हुए हैं। धीरे धीरे ये जब दिया जल करके अपने पूरे रोशनी में आएगा तो पूरा आपको विश्वनाथ कॉरिडोर नजर आएगा इस जगह जो दियों से जगमग होगा। बहुत लोग हैं जो बाहर से भी बहुत आए हैं देखने के लिए। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप जो है कहाँ से आए हुए हैं? हम इंदौर से आए। क्या नाम है आपका? मयंक। मयंक, तो क्या लग रहा है आपको यहाँ आकर के, कैसा? बहुत अच्छा लग रहा है। साल भर में तो आते रहते हैं पर ये जो लॉकडाउन था, ड्यू टू लॉकडाउन 2 साल से वो आना जाना हुआ नहीं था। अभी जो कॉरिडोर भी बना है वो भी काफ़ी अच्छा बनाया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आप क्राउड देख के लगा ही रहे हैं कि कितनी संख्या में भक्तों आए हैं। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के जुहू बीच से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।